हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो हरिशंकर परसाई का व्यंग्य कथा पढ़ा था, जिसमें कि भोलाराम का जीव, जो कि आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया गया है। तो आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक और है जो कि यूजीसी नेट के यूनिट 10 में है और यूनिट 9 में भी है, जो कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जो कि व्यंग्य किया गया है। जो भारतीय जो कार्यालय का जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न उठाया गया है लेखक के द्वारा। तो उसी क्रम में आज हम लोग एक कृष्ण चंद्र की जो यूनिट 10 में समाहित किया गया है यूजीसी नेट के सिलेबस में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो है इनका शीर्षक है जामुन का पेड़। तो ये भी एक व्यंग्य कथा ही है, व्यंग्य कह सकते हैं इसको। और इन्होंने काफ़ी सजीवता से इसको चित्रित किया है और इसको पढ़ने पर आप लोगों को काफ़ी आनंद आएगा। साथ ही साथ जो कार्यालय का जो कार्यशैली है उस पर व्यंग्य के माध्यम से एक कठोर प्रहार किया गया है। जो व्यवस्था है, जो ऑफिशियली जो व्यवस्था है, उस पर सरकार के शासन प्रशासन पर भी प्रश्न खड़े किए हैं। तो कृष्णचंद्र की थोड़ी सी जीवनी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी जीवनी को, उसके बाद हम लोग कथा को मतलब पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब तो देखिए यहाँ पर हम यदि बात करें तो लेखक का यहाँ पर फोटो दिया गया है और साथ ही साथ कृष्णचंद्र जो यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि ये आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कृष्ण इस तरह से लिखा जाना चाहिए, तो इसी तरह से ये लिखा गया है इनका कृष्णचंद्र। जन्म इसका सन 1914 ईस्वी पंजाब के वजीराबाद गांव में, जिला गुजरा कला यहाँ पर हुआ था। और वजीराबाद गांव से हमें एक याद आ रहा है कि यदि आप अमृतसर आ गया जो कि भीष्म साहनी का है, उसको यदि हम लोग उसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर दंगे का जो है चित्रण किया गया है, जो कि ट्रेन यहाँ पर रुकती है और यहाँ पर आगजनी की घटना होती है। तो वो हम लोग अगले टॉपिक में उस चीज़ों को पढ़ेंगे और देखेंगे भी। तो फिलहाल हम कृष्णचंद्र जी को पढ़ेंगे। और इसका जन्म के बारे में बता दिया, 1914 ईस्वी पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ था। इसका प्रमुख रचना है एक गिरजा एक खंदक यूकेलिप्टस की डाली, जो कि कथा संग्रह है, कहानी संग्रह है। शिकस्त जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता हम बहसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये उपन्यास है। उसके बाद यदि हम देखते हैं तो इनकी सम्मान की बात करें तो इसको साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई थी। करा कि प्रेमचंद के बाद जिस कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। तो ये कथा जो लिख रहे थे, किस में लिख रहे थे? उर्दू में लिख रहे थे। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में भी स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही अपनी रोजी रोटी का सहारा बनाया। उसके बाद कह रहा है कि कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पूंछ यानी कि जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में हुई है, और उच्च शिक्षा के लिए वे 1930 में लाहौर आ गए थे और फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। तो इनकी ये जो इन्होंने अपना कार्य किया है लेखन के क्षेत्र में। उसके बाद हम इसके कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। तो करा कि यो तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक और रिपोर्टाज और लेखन में भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। मतलब इसको अधिक जो है इन्होंने इनकी जो पहचान बनी है वह कहानी से बनी है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि इनकी मशहूर कहानियां हैं। और उनकी लोकप्रियता इस कारण से भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू तथा
साहित्य में अनोखी रचनाशीलता और बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील एवं यथार्थवादी नज़रिए से लिखे जाने के कारण साहित्य के लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर रहे हैं। मतलब इनकी यदि हम लोग बात करें तो ये आईने के सामने और महालक्ष्मी का पुल, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, कथा संग्रह है। तो आज का जो मुख्य कथा है यह जामुन का पेड़, इससे संबंधित हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो जामुन का पेड़ एक व्यंग्य कथा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये जामुन का पेड़ जो है अपने कार्यालय के किसी दफ्तर के आगे लगाया जाता है, और उसी के आसपास में ताना बाना बुनते हुए उन्होंने अपनी लेखनी को चलाई है। और कार्यालय का जो जीवन शैली है, कार्यशैली है, उस पर उन्होंने प्रश्न किए हैं, और किस तरह से एक कार्यालय में छोटी छोटी मामलों को निष्पादन कितनी देर से किया जाता है, और कभी कभी उनका निष्पादन इस तरह से किया जाता है कि वह बहुत बड़ी बात हो जाती है और किसी को उस कार्य के बदले में हानि हो जाती है। बस इसी चीज़ों को हम लोग इस जामुन के पेड़ कथा में, हास्य व्यंग कथा में हम लोग देखेंगे। तो इसको पूरा देखिएगा और समझिएगा, काफ़ी मज़ा, इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ा आएगा। और इसमें जो है एक बिंब बनाते हुए ऐसा आप कहानी पढ़ते चलेंगे तो आपके नज़र के सामने ऐसा लगेगा कि एक मतलब सारी घटनाएं आपके आंखों के सामने होती नज़र आएगी। आपके मन मस्तिष्क पर एक एक वाक्य, एक एक शब्द और एक एक जो कैरेक्टर इसमें दिया गया है, जो इनमें पात्र हैं, वह आपके कल्पनाशीलता में घूमने लगेगी, आप उसकी कल्पना करने लगेंगे। तो इसको पूरी तरह से देखिएगा, समझिएगा। तो चलिए आज के इस जामुन का पेड़ को का जो है कुछ मुख्य बिंदु हमने आपको बताया है, बाकी आप वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा समझिएगा। कह रहा है कि जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रमुख हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों का अनुपात और ज़्यादातर फैला फुला कर दिखाने की परिपाटी पुरानी है, और यह कहानी भी उनका अनुपालन करती है। तो जिस तरह से ताना बाना बुनना चाहिए एक जो हास्य व्यंग के लिए, उन्होंने इसमें भरपूर उपयोग किया है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्ति मतलब काफ़ी अधिक पूर्ण और अविश्वासी जान पड़े तो कोई हैरत नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती है। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात का समझ पैदा हो जाती है कि कार्यालय तौर तरीके में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यही तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का भी पक्ष भी हमें सामने आता है। तो यहाँ पर जो कार्यालय का जो कार्यशैली है, और साथ ही साथ जो यहाँ पर लिखा है कि संवेदन शून्य और अमानवीय, तो ये शब्द जो है आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तो संवेदनशील शून्य का मतलब हुआ कि कोई संवेदना नहीं, मतलब मानव जाति के प्रति अमानवीय व्यवहार, ऐसा इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज के इस जामुन के पेड़ के इस मुख्य कथा, हास्य व्यंग कथा को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जामुन का पेड़ जो कि शीर्षक है, कह रहा है कि रात को बड़े जोर से झक्कड़ चला। झक्कड़ मतलब होता है कि आंधी जो चलता है, आंधी, झक्कड़ चला मतलब अलग अलग ये जो है देहाती शब्द है, जो हम लोग जो देशज शब्दों के में इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। तो जैसे ही पता चला तो सभी जो है विभागीय जो भी वर्कर से थे, जो भी कर्मी थे, चाहे वह माली हो, चाहे वह उस सेक्रेटेरिएट में रहने वाले जो भी पदाधिकारीगण थे, सुपरिटेंडेंट थे, ये सब जो है कि काफ़ी हरकत में दिखे, और पता चला कि वह जामुन का पेड़ नीचे गिर गया है, उसके नीचे एक आदमी दबा हुआ। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगी। उसके बाद बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी,
दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ इसके पीठ पर गिरे, वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। जिंदा है, एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आपके एक मस्तिष्क में ये बातें कल्पना होती होगी और इसको जो है समझते होंगे आप। क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगा करके पेड़ को नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। तो ये माली ने कहा। माली, ठीक है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। तो यहाँ से शुरू होता है जो विभागीय जो कार्यशैली है उन पर जो हम लोग देखते हैं कि कई जगहों पर कहता है कि हमें इसका ऑर्डर चाहिए, या हमें ये आदेश चाहिए, या हमें इसके आदेश से हमको करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो विभागीय कार्य है वह जो है ऑर्डर से चलता है, आदेश से। और उस पर भी लिखित, मौखिक आदेश नहीं, लिखित आदेश आप दीजिएगा, तभी आपको कोई काम यदि आपको करवाना है तो आपका होगा, नहीं तो आप जो है कि विभागों के चक्कर काटते नजर आएंगे। तो यहाँ पर वही बात है। इसी तरह की जो कहानी है हरिशंकर परसाई का हम लोगों ने पढ़ा है। भोला राम का जीव, जो कि पेंशन नहीं मिला था, वह उसकी मृत्यु हो गई थी और उसका आत्मा जो है जो यमदूत है, यमदूत से भाग करके वह उसके दबे हुए कागज के फाइलों में दब गया था। तो उसी प्रकार की यहाँ पर भी उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है, लेकिन इसका जो है पात्र और इसकी घटनाएं अलग है, लेकिन दिखाने का प्रयास वही किया गया है कि कार्यालय का जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़ा किया है। तो अब यहाँ पर सेक्रेटरी से बातें पूछने, ऑर्डर लिए जाने के लिए बोला कि अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, फिर एक दूसरे को कुछ कुछ कहा। उसके बाद दोपहर का फाइल चलती रही, मतलब इसी में आधा दिन बीत गया। मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन और उसका जो ऑफिस ऑर्डर लेना है वो सारा चीज़ चलता रहा। मतलब आधा दोपहर बीत गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ हो गई। लोग तरह तरह के बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना ही पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते हैं। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं किस तरह से ऑर्डर जो कार्य क्षेत्र है कि ये जो है कृषि विभाग के अंतर्गत आएगा। अब फाइल जो है फिर उनके पास जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न कटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इसमें कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर दूसरे दिन भी फाइल चलती रहती है। शाम को जवाब आ गया
कि हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से एक दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है और तब तक वो आदमी जो है उसी पेड़ के नीचे में दबा हुआ है, क्योंकि यह फलदार पेड़ का मामला है और हर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी, तो ये बात सही है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे जो हम लोग एग्रीकल्चर के अंतर्गत जैसे धान की खेती होता है, मक्का की खेती होता है, तो जो भी खेती किया जाता है वो सारा चीज़ जो है उसमें हम लोग अनाज की मुख्य रूप से एग्रीकल्चर के अंतर्गत अनाज की उपज करते हैं। लेकिन जब हम लोग फलदार वृक्षों के मामले की बात करें तो ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो विभागीय जो फाइल घूम रही है, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये एग्रीकल्चर में नहीं आएगा, ये हॉर्टिकल्चर, क्योंकि जामुन का पेड़ क्या है, फलदार पेड़ है, इसलिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को वह फाइल भेजा जाएगा। यहाँ तक आदमी जो है उस पेड़ के नीचे में दबा हुआ ही है। उसके बाद कह रहा है कि जामुन का पेड़ चूंकि यह फलदार पेड़ है इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात भी खिलाया, जबकि उसके चारों ओर पुलिस पहरा था। कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें, इसके लिए क्या किया था, पुलिस की तैनाती कर दी गई थी कि पेड़ को नहीं उठाना है। तब तक वह आदमी जो है उसी पेड़ के नीचे में दबा हुआ है, उसको खाना खिलाया गया। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गया और उसने उस माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। हालांकि यह इजाज़त नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी जो मानवीय संवेदना के अंतर्गत उन्हें इजाज़त दे दी। अब कह रहा है कि माली ने दबे हुए आदमी से कहा कि तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। तब तक आदमी क्या है, उस पेड़ के नीचे दबा हुआ ही है। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कुल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर से कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। तो अब उनके जो परिवारजन हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो वह व्यक्ति बोला कि मैं लावारिस हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेत प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। उसके बाद तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आया, बड़ा कड़ा जवाब आया और व्यंग्यपूर्ण जवाब आया। तो चलिए उसका भी जवाब देखते हैं वहाँ से क्या जवाब आया था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी था, आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद है जो पेड़ काटने की सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता है। ऐसा किसने लिखा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने, जो कि साहित्य प्रेमी थे, ऐसा मालूम पड़ता है। अब क्या किया जाए, इस पर एक मनचले ने कहा कि अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता है तो हम आदमी को काट कर निकाल लेंगे। मतलब आदमी को काट करके दो भागों में निकाल करके हम पेड़ की रक्षा कर सकते हैं, ऐसा एक मनचले व्यक्ति ने कहा। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में यानी कि धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर से निकल आएगा, पेड़ वहीं पर वहीं रहेगा। पेड़ मतलब पेड़ को नुकसान नहीं होना चाहिए, जैसा कि जो फाइलों में लिखा हुआ था। उसके बाद कह रहा है, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। उसके बाद है कि आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से वह आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा गया। अब यहाँ पर जो है जो काटने वृक्ष को नहीं काटना है ऐसा सख्त निर्देश आ गया। तो आखिर उस आदमी को कैसे निकाला जाए, ऐसी युक्ति उन लोगों ने खोजने का प्रयास किया। तो वह एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, इसको काट करके निकाल लेना है, मेडिकल साइंस काफ़ी डेवलप कर चुकी है, इसको प्लास्टिक सर्जरी से हम लोग फिर बैठा देंगे, मतलब जोड़ देंगे। उसके बाद करा है, इस फाइल को डिपार्टमेंट में भेजा गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची
उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह से टटोल कर, फिर जब सर्जन आए वहाँ पर पेड़ के पास, तो आदमी को अच्छी तरह से टटोल करके उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़े की जांच किया, मतलब जो सर्जरी से पहले आवश्यक जांच होती है उसको पूरा कर लिया। उसके बाद कहा कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। कह रहा है कि यदि यह फैसला भी रद्द कर दिया, मतलब इसलिए आदमी मर जाएगा, इसलिए क्या किया, फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कल सेक्रेटेरिएट में के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा गया है, उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार और दिलासा मिलता है। फाइलें जो है काफ़ी घूम रही है, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं फाइल, और आदमी जो है दबा हुआ है। कह रहा है कि दबा हुआ आदमी ने आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तुगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो मतलब यहाँ पर जो है एक कविता कही है। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव में बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। और दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटेरिएट में अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या, लोगों के झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में फैल गई और शाम तक गली में से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट के लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी जिसे साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। तो यहाँ पर माहौल जो है कुछ अलग सा हो गया, लेकिन वह आदमी जो है तब तक दबा हुआ ही है। जब पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया, चूँकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। जो कि डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अब आगे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंचा। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर के सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने लगा। तो उससे सवाल किया कि तुम कवि हो? उसने पूछा, जी हाँ। दबे हुए आदमी ने जवाब दिया, किस उपनाम से शोभित हो, मतलब किस नाम से कविता लिखते हो? उन्होंने कहा कि ओस। सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया, क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर बनेगे? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं, आश्चर्य है। सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, ये कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। किसने कहा? कवि ने कहा, उस दबे हुए व्यक्ति ने कहा। अभी बंदोबस्त करता हूँ, सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपने केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र। उसके बाद कह रहा है कि मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। तब तक आदमी जो है वह दबा हुआ ही है, भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं और जो फाइल है वह तब तक इधर से उधर घूम रही है। उसकी आंखों में मालूम होता है कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा हुआ है। यह हम नहीं कह सकते हैं। सेक्रेटरी ने कहा कि और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरखास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं भी जीवित हूँ। कवि रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चरल से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवा से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। इसलिए
हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। तो यहाँ पर फिर एक बार जो है फाइल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर जाता है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। फिर जो है शाम हो गई है, शाम को फिर एक बार दिलासा दिया जा रहा है। माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल तक सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उसे पेड़ काटने से रोक दिया गया। फिर अगले दिन जो है जब उस डिपार्टमेंट के व्यक्ति आए तो वह पेड़ काटने से उसे रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग के हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि यह पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था, मगर अब अगर यह पेड़ काटा जाएगा तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया के सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएगी। उसके बाद कहा है कि मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल था। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया के सरकार हमारे राज्य के लिए कितनी सहायता देते हैं। क्या हम उनकी मित्रता के खातिर इस पेड़ को के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते। उसके बाद करा कि कवि को मर जाना चाहिए निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया कि आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ के फाइल उसके सामने पेश करेगा। जो वो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 4 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि के फाइल को लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। तो अंतिम में जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा जो ऑफिस ऑर्डर है वह जारी किया जाता है और इस पेड़ को काटने की स्वीकृति दे दी जाती है। कल तक यह पेड़ कट जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात मतलब कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसका जीवन का भी फाइल क्या हो गया था, पूरा हो गया था। तो इस लेख के माध्यम से कृष्णचंद्र जी ने काफ़ी बिंब प्रधानता को स्थापित करते हुए एक अच्छी बहुत ही सुंदर रचना की है, और साथ ही साथ ये जो विभागीय जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल खड़ा किया है। तो ऑफिसों के कार्यों में अक्सर ऐसा देखा जाता है जो कि काफ़ी लापरवाही की जाती है, और जो कहीं कहीं बरसों लग जाते हैं किसी फैसले को लेने में, और उसके बाद जब उसका पारी आता है तो वह या तो उस फैसले को जो है छोड़ देते हैं उसको भगवान के भरोसे, या फिर कभी कभी जो है मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी वर्तमान परिदृश्य की बात करें, वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भी ऐसी कई बातें हम लोगों को देखने को मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कभी कभी एग्ज़ाम कोई एग्ज़ाम होता है तो उसका जो है रिजल्ट आते आते जो है काफ़ी देर हो जाती है। और साथ ही साथ कभी कभी हम लोग देखते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लेट चलता है, उनका सेशन लेट चलता है। तो इसी तरह का मामला भी वहाँ पर देखने को मिल सकता है। और कभी कभी जो है कोई मुकदमे में भी ऐसा देखा जाता है कि उसका फैसला आते आते जब उसका बारी आता है, उसका समय आता है, तो कभी कभी वो आदमी ही नहीं रहते हैं जिसके लिए फैसला सुनाया जाए। तो इस तरह की बातें हम लोगों को अक्सर देखने को मिलती है। इसमें लेखक ने इस जामुन के पेड़ के माध्यम से जीवन शैली को, जो कार्यालय जीवन शैली है, जो ऑफिस ऑर्डर है से संबंधित है, उसको दिखाने का प्रयास किया है, जो कि काफ़ी अच्छी लगी है। साथ ही साथ उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा लगा होगा, और इसको 1 से 2 बार पढ़िए, और ये यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा, मनोरंजन किया होगा और ज्ञानवर्धन हुआ होगा। तो आज की इस वीडियो टॉपिक में बस यही आप लोगों को जामुन का पेड़ जो कृष्णचंद्र जी का है उस बताना चाह रहे थे, और उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। तो
और भी अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई कीमती सुझाव देना चाहिएगा तो आप लोग अपने कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो टॉपिक से आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर नए साहित्य या अन्य वीडियो के साथ आप लोगों के की सेवा में आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखिए और अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए।